क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाते हैं। जनरल इक्वेशन आज इसी में किण्वन द्वारा जो है हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग डाल लो, किण्वन विधि। बाय फर्मेंटेशन किण्वन विधि बाय फर्मेंटेशन मेथड, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी किण्वन। किण्वन क्या है इसके बारे में जानेंगे। फर्मेंटेशन, किण्वन क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। किण्वन क्या है, हम बात करते हैं किण्वन विधि। हमें एथिल अल्कोहल बनाना है, सामान्य अल्कोहल। तो अभी ये नहीं कहा गया मेथिल बनाओगे कि एथिल, अभी तो जनरल अल्कोहल बना रहे हो। तो इनमें एक विधि है किण्वन विधि। किण्वन विधि क्या होते हैं, ये किण्वन क्या है तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अरे आपकी थाली में जो थाली परोसी जाती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। जो चावल है, चावल से आपको सबसे ज्यादा चावल में कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलता है। समझ में आएगा नहीं? तो वही कहा गया है कि किण्वन विधि। किण्वन विधि में होते क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा जो है अल्कोहल बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि किण्वन विधि क्या है। किण्वन विधि में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमें जो है अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी किण्वन करके, उसका किण्वनीकरण करके अल्कोहल बनाए जाते हैं। अच्छा, ये किण्वन क्या है? अभी किण्वन किण्वन कर रहे हो, किण्वन क्या होते हैं तो सुनिए किण्वन क्या होते हैं। फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं। तो देखो ये किण्वन होते क्या है कि इनकी प्रक्रिया क्या है, तो इसको एक बात में नहीं कई स्टेप में बताया गया। पहला स्टेप ये कहा गया कि सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों द्वारा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, और सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन किण्वन कहलाता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों द्वारा, सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में विघटित करना ही किण्वन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? अरे कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका सुक्रोज है। सुक्रोज का नाम सुने, चीनी का नाम सुने हो? तो चीनी का फार्मूला क्या है? C12H2211 है। उसी का एक और है आपका मिलेगा, चीनी को तोड़ोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। ये भी तो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो 6 कार्बन लगा है और तोरे अल्कोहल के सूत्र का होता है CH3OH होता है, C2H5OH होता है। तो कहने का मतलब इस सरल होएगा ना। यानी जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइमों द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में विघटित करना ही किण्वन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? पहली बात तो किण्वन जान लियो, क्या किण्वन पूछा जाता है एग्जाम में। किण्वन से आप क्या समझते हो? ठीक। दूसरी बात क्या कहा गया, ये जो किण्वन है इसका अंग्रेजी नाम फर्मेंटेशन है। क्या है? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का अगर हम लैटिन नाम ढूंढेंगे तो फेवर होता है। क्या होता है? फेवर। फेवर, फेवर मतलब होता है, इसका अगर हिंदी निकालो उबलना से लिया गया। यानी फेवर, कहते तो फेवर है का, टेम्परेचर ज्यादा है का, तो वैसे यहाँ फेवर का मतलब जो लिया गया है उबलना से लिया गया है। किसका लिया गया है? उबलना से। यानी फेवर से फर्मेंटेशन बना है, फेवर से फर्मेंटेशन बना है और फेवर का मतलब उबलना से है। तो क्योंकि किण्वन से उत्पन्न होने, अब जब किण्वनीकरण होता है तो इसमें CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2। भाई यही 4 दिन एकाध 10 दिन बैठा हो, दरवाजा बंद कर दिन जाए तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब निकले लगे तो तपन बहुत ज्यादा हो जाए, गर्मी ज्यादा लगे लगे ना। जहाँ ज्यादा मन रहा तो चारों तरफ से बंद रहा तो गर्मी ज्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि जब वहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती। तो ऐसे यहाँ है क्योंकि किण्वन से उत्पन्न होने वाले CO2 से विलयन में झाग सा बन जाता है। जो विलयन रहा था हमारा ऐसा लगे जैसे उबला हुआ झाग, फेना उत्पन्न हो जाता। तो ये कह रहा झाग सा बन जाता है तथा विलयन उबला सा प्रतीत
होता है। यानी ऐसी स्थिति में अगर देखोगे ब्लेड तो आपको उबला उबला प्रतीत होता है, यानी मतलब कहना मतलब ऐसा लगा जैसे गर्म कीड़ा हुआ है, जैसे झाग बना हुआ है और इस तरीके से वो दिखाई देता है। क्यों क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऐसा होता है। अब आगे कहा गया जैसे भोज्य पदार्थ का खट्टा। अब किण्वन के एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो जैसे खाना है, गर्मी में धरे रहा के बाद संजय का भी खट्टा खट्टा लगे लग बेकार ही नीक नहीं लागत। तो क्यों? क्योंकि वो खराब हो गया। तो वही कहा गया भोज्य पदार्थों का खट्टा होना। दही का बनना, दही दूध से दही बन जाता है तो दही बनना तो भी किण्वन की प्रक्रिया। आगे दिया सिरके का बनना, सिरका तो खट्टा होता है। अरे जामुन लेके आया मीठ हुआ, पता चला बाद में सिरका बन गया है। गन्ना का रस है जो सिरका बनता है तो गन्ना का रस मीठ हुआ था ना, और सिरका बनने के बाद क्या होगा? खट्टा खट्टा हो जाता है। तो कहां से हो गया खट्टा? उसमें कीड़े पड़ गए। तो सिरके का बनना यानी दही का बनना, सब में कीड़ा पड़ गया। आदि जो है किण्वनीकरण के उदाहरण है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो सब किण्वन द्वारा ही संभव होते हैं। समझ में आया नहीं? अरे दही वही का बस स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप में बड़े बड़े कीड़े नजर नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब ये किण्वनकरण की खोज सबसे पहले की किसने थी? तो किण्वनीकरण की क्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने की थी। किसने किया था? लुई पाश्चर। हाँ, इनके नाम याद रखे। लुई पाश्चर ने किया था ये किण्वनीकरण की प्रक्रिया की खोज की रहे। लेकिन लिविंग व बुकनर एक साइंटिस्ट थे। लिविंग व बुकनर ये अलग अलग रहे। इसका इस किण्वनीकरण है इसका एंजाइमों से संबंध होता है। उन्होंने बताया कि इसमें एंजाइम होते हैं, मैं ये नहीं बताया रहे। लुई पाश्चर तो अपन काम करके अपन सब कुछ बताए कि हाँ किण्वनीकरण है, लेकिन बुकनर और जो लिविंग थे इन्होंने ये बताया कि इसमें जो है एंजाइम होते हैं, तो उन्होंने एंजाइमों से संबंध बताया। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो किण्वनीकरण प्रक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, दूसरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो जब कोई अभिक्रिया हो उसमें से ऊष्मा बाहर निकले तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जब कोई अभिक्रिया हो जिसमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़े तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अरे तो जब कमरम धय दिन गवा धरे के बाद कीड़ा पड़े लाग बल गवा तो कमरा गर्म हो गवा तो क्या मतलब का उष्मा निकला? तो वही कहा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा इसमें CO2 CH4 आदि निकलते हैं। क्या निकलता है? CO2 CH4 आदि निकलते हैं। किण्वनीकरण के उत्पाद एंजाइमों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कौन सा एंजाइम लेहे हो वह एंजाइम के प्रकृति पर आपका उत्पाद निर्भर करे। लेहो तो तू कार्बोहाइड्रेट बनावत रहे अल्कोहल, अब अल्कोहल का बजाय कोई दूसरा एंजाइम ले लो, दूसरा कुछ बना के दे दीस। तो जैसा एंजाइम होगा हमारा वैसा ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये है इतना किण्वनीकरण। अब बात ये आती है कि अब ये किण्वनीकरण होगा कब? इसके लिए ऐसे नहीं चाहे पाओ वही किण्वनीकरण करा दो, लाइक गन्ना सिरका रख दो, इसे चाहे जहां कह दो अमेज़न सिरका बन जाए, तो ऐसे सिरका न बने। इसके लिए एक नियम, इसका रूल्स है कि इतनी परिस्थितियां जब रहेंगी तभी किण्वनीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं चलो इनको देखते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, इसी में है 7 किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। किण्वनीकरण के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए किण्वनीकरण की जो प्रक्रिया है यानी किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ऐसे नहीं जब जाओ तब किण्वन हो जाएगा। इनके लिए कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन, कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस होते हैं? तो पहला है किण्वनीकरण के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। यानी ज्यादातर जो किण्वनीकरण की प्रक्रिया होती है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ही किण्वनीकरण की प्रक्रिया होती है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तब भी नहीं होगा और इससे कम होगा तब भी नहीं होगा। तो वही दिया है उच्च ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। जिससे ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाएगा 40, 45, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा
तो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम इस पर जैसे ज्यादातर जो सक्रिय होते हैं, बढ़िया काम करते हैं, वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करते हैं, इससे अधिक पर ये नष्ट हो जाते हैं। तथा कम ताप पर एंजाइमों की क्रियाशीलता घट जाती है। अगर ऐसे कम टेम्परेचर रखोगे तो इनकी क्रियाशीलता घट जाती है। अगला है किण्वनीकरण के लिए विलयन की सांद्रता 8 से 10% के लगभग होनी चाहिए। आप देखो तो वो ऐसे जैसे लाइक ने जो है गन्ना का रस ऐसा नहीं रख दी जा, वो हमारा जो है पानी मिला के रखा जा। मात्र जो है शुगर की जो मात्रा होनी चाहिए वो 8 से 10% ही होनी चाहिए, बाकी सब पानी पानी रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो जो भी विलयन होता है जिसका किण्वनीकरण कराते हैं उसका जो कंसंट्रेशन होता है हमेशा 8 से 10% के लगभग होनी चाहिए। और आगे विलयन का पीएच, एक पीएच होता है ना, तो विलयन का पीएच 6 से 8 के बीच रखना चाहिए, जिससे किण्वनीकरण की गति जो है अधिकतम होती है। यानी विलयन का जो पीएच होता है 6 से 8 के बीच रखने पर किण्वनीकरण बहुत तेजी से होता है। अगला दिया है तब H2SO4 मिलाने पर, जैसे अगर हम किण्वनीकरण किसी का करा रहे हैं तो हम डाइल्यूट H2SO4 थोड़ा सा अगर डाल देते हैं तो अन्य जो अनैच्छिक पदार्थों की वृद्धि रुक जाती है। जैसे मान लो हम कोनो अनैच्छिक पदार्थ उत्पन्न हुआ था, जैसे दहिया लागत हुआ या जैसे कोई और फिजूल नष्ट करने वाले कीड़ा उड़ा बन गए, तो ऐसे अन्य अनैच्छिक पदार्थों की वृद्धि जो है रुक जाती है, जिससे किण्वनीकरण की गति जो है बढ़ जाती है। आगे दिया है किण्वनीकरण के लिए O2 का होना आवश्यक है। अरे किण्वनीकरण एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अब पता चले ऑक्सीजन न रहे तो कहाँ किण्वनीकरण होगा, तो वही कहा गया किण्वनीकरण के लिए O2 की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ठीक, अगला है अमोनियम सल्फेट। 2-3 नाम याद कर लियो, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट आदि पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के खाद्य के रूप में मिलाया जाता है। यानी ये दो चीज ऐसा है, इसको उसमें इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि कीड़े ज्यादा खाए पी के तंदुरुस्त रहे, काम करे बढ़िया से। अरे ये सब उनके किण्वन के लिए, कीड़े के लिए भोजन के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, यानी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट जो है ये किंड जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उनके लिए खाद के रूप में मिलाया जाता है। खाए को बढ़िया काम करे जाए किण्वनीकरण के। ठीक है, मिलाया जाता है। इनकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अधिकतम होती है। अरे जाकर जब मिलोगो तो ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। अगला है ईस्ट द्वारा होने वाले किण्वन के लिए, अगर हम मान लो ईस्ट मिलाता है किण्वनीकरण के लिए, ईस्ट जैसे डबल रोटी में ईस्ट मिलावा जाता, तो ईस्ट नहीं जानते हो, डबल रोटी जो फूल का डब्बा हो जाता है वो ईस्ट के कारण होता है। तो ईस्ट जो है किण्वनीकरण कराता है। क्या कराता है? किण्वनीकरण कराता है। का ध्यान रखो, ईस्ट बहुत काम की चीज है। तो ईस्ट द्वारा होने वाले किण्वनीकरण के लिए इसमें उपस्थित ईस्ट में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक जाइमेज, दूसरा इन्वर्टेज और अगला माल्टेज। इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अरे इन्वर्टेज होएगा, माल्टेज होएगा और जाइमेज होएगा, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? ईस्ट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ईस्ट मिलाया जाता है कि ये अलग। अब ये इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ कार्य करेगा, माल्टेज एंजाइम कहाँ कार्य करेगा, जाइमेज एंजाइम कहाँ कार्य करेगा, इसके लिए अभी अलग अलग हम इक्वेशन देखते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो इतना जो है अनुकूल परिस्थितियां होती है किण्वनीकरण के लिए। समझ में आएगा? चलो इतना कर लीजिएगा, आगे रिएक्शन देखते हैं।